प्रणाम दोस्तों, मैं सुमित सिंह आप सभी के YouTube चैनल क्राइम अनोखा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच जो कहानी लेकर आया हूं वो अपने आप में बहुत ही हैरतअंगेज कहानी है। दोस्तों, हम लोग अक्सर टीवी पे, न्यूज़पेपर पे और अनेक माध्यम से सुनते हैं कि कत्लें होते रहती हैं। दोस्तों, ये डाटा भी कुछ ऐसा ही कहती है। हमारे इंडिया में हर एक साल औसतन 40,000 हत्याएं होती हैं। ये जो रिपोर्ट है एनसीआरबी की रिपोर्ट है। दोस्तों, हत्याएं के कई एक कारण होती हैं। कभी कोई हत्या लालच में होती है, कभी संपत्ति के लोभ में होती है, तो कभी दुश्मनी के चलते होती है और कई एक सारी इसके पीछे बातें होती हैं। दोस्तों, लेकिन उन लोगों के दिमाग का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है जो किसी को मारने के लिए पहले किसी दूसरे को मारते हैं, ताकि जिसको मारना है उसको हम आसानी से मार दें। आज की कहानी में दोस्तों कुछ इसी बेस पे है। ये कहानी दोस्तों स्टार्ट होती है 29 अगस्त 2019 को, देहरादून, जो कि उत्तराखंड की कैपिटल सिटी है, वहीं से। वहां पे करीब रात के 11:30 बजे के आसपास समय था और एक परिवार में दो व्यक्ति हस्बैंड वाइफ रहते थे। वो लोग सोए हुए थे और जो हस्बैंड था उसका नाम था अशोक, जिसका उम्र 30 साल के करीब थी, और जो उसकी पत्नी थी कामना, उसकी जो एज थी वो 25 ईयर्स की थी। और दोस्तों, इन दोनों की जो कहानी थी ना, थोड़ा दिलचस्प कहानी थी। जो अशोक था वो पेशे से एक डीजे ऑपरेटर था और जो कामना थी वो एक ब्यूटिशियन थी, ब्यूटी पार्लर चलाती थी। और दोस्तों, इन दोनों की मुलाकात एक पार्टी फंक्शन के दौरान ही हुई थी और दोनों वहां से एक दूसरे के नजदीक आए, फिर दोस्त बने और कुछ दिन के बाद ये लोग रिलेशनशिप में रहने लगे और बाकायदे ये लोग 2014 में कोर्ट मैरिज शादी भी कर लिए और इधर अपना सब कुछ अच्छा चल रहा था। और फिर दिनांक आती है 29 अगस्त 2019। ये लोग अपने घर में रात के करीब 11:30 बजे सोए हुए थे और इनके घर में अचानक 3 लोग आते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। और जो गोलियां के निशाने थी वो सीधे सीधे कामना पे थी और वो लोग कामना के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। और जब इसका विरोध अशोक करता है तो उसको भी वो लोग गोली मार देते हैं, क्योंकि दोस्तों उसको गोली, बहुत सारी गोली चली थी इस पर, लेकिन सब उसको आसपास से कान को छूकर निकल गई, लेकिन एक गोली जो थी उसके पेट में लगी हुई थी। वो गिरता है और चिल्लाता है तो आसपास के जितने लोग थे अड़ोसी पड़ोसी वो आते हैं और फिर वहाँ पे जैसे तैसे पहले करके उन दोनों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है, वहाँ देखती है, फिर पुलिस हॉस्पिटल में जाती है। तमाम डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद भी कामना को नहीं बचाया जा सका और जो वही अशोक था जिसके पेट में गोली लगी थी उसको बाकायदे बचा लिया जाता है। फिर जो पुलिस थी वो अशोक से पूछती है कि क्या बात हुआ था, कैसे घटना हुआ। तो अशोक को सारी बात बताता है कि हम लोग रात को पति पत्नी सोए हुए थे, अचानक 3 लोग आए और हम पे अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी और जब हम विरोध करना शुरू किए तो पहले मेरे पत्नी को लोग गोली मार रहे थे, जब हम विरोध करना शुरू किए तो हमको भी वो लोग गोली मार दी और हम गिर गए। तो जो पुलिस थे वो लोग ने पूछा कि आपकी पत्नी को मारने की जो मोटिव थी, कि आपकी पत्नी को लोग गोली मार रहे थे, इसके पीछे मोटिव क्या थी उन लोगों की। तो जो अशोक था वो बताता है कि, और पुलिस ये बात भी पूछा, आप उसमें से किसी को जानते हैं? अशोक ने कहा कि हाँ, हम एक को जानते हैं, वो मेरा रिश्तेदार ही है और मैंने उसको खराब समय में उसके काफी मदद भी की। तो बोलते वो कौन है? तो वो बोलता है एक रिंकू।
जो कि मेरा एक बुआ का लड़का है, सगा बुआ का लड़का। फिर पुलिस सीधे उठती है और रिंकू के यहाँ जाती है। रिंकू जो था वो रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। और पुलिस रिंकू के घर जब जाती है तो रिंकू की भी कुछ मिस्ट्री थी। रिंकू दोस्तों 2014 में एक मर्डर किया हुआ था, उसमें वो जेल भी गया हुआ था और जेल से छूट के वो जमानत पे आया हुआ था बाहर। और बाहर जब वो आया तो उसको घर वाले जो थे उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसको अपने फैमिली से अलग कर दिया। तो इस दौरान जहाँ था अपने रिश्तेदारों के यहाँ भटका था, लेकिन बाद में जो देहरादून में अशोक था उसको अपने पास बुलाता है, बाकायदा अपने घर में बहुत दिन रखता भी है और फिर बोलता है कि तुमको चलो नौकरी लगा देते हैं। और फिर देहरादून में वो रहता था। और इधर फिर पुलिस रायपुर में रिंकू के माँ बाप के घर जाती है। जब माँ बाप के घर जाती है तो फिर पुलिस उसके माँ बाप से पूछती है, तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि रिंकू को हम लोग जब मर्डर करके आया था जेल से बाहर तो हम लोग उसको अपनाने से इनकार कर दिए थे और वो हम लोग उससे 1 साल से कोई टचअप में नहीं है। फिर पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि हर एक माँ बाप झूठ बोलते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। फिर पुलिस अगल बगल भी पूछताछ करती है रिंकू के बारे में और जो पड़ोसी भी थे वो बोलते कि नहीं, रिंकू लगभग 1 साल से यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है। फिर यहाँ भी पुलिस की हाथ जो थी वो बिल्कुल खाली थी। फिर पुलिस जो थी अशोक के पास जाती है और पूछती है कि एक बात बताइए कि जो रिंकू को आपने उतना मदद किया तो फिर वही रिंकू क्यों आपके पत्नी को गोली मारा, और आपने विरोध किया तो आपको क्यों गोली मारा वो। तो उसने जो बताया वो बोला कि जो रिंकू था वो देहरादून में ही, मैंने ही उसको एक कंपनी में नौकरी पर लगाया रखा था। उसको देहरादून में रहता था तो कभी कभार हम अपने घर बुलाते थे और जो चूंकि यहाँ पे उसका कोई था नहीं, हम ही थे, क्योंकि जो बार बार मेरे घर आता था जो मेरी वाइफ थी कामना, वो इस बात से लेके चिढ़ती थी कि क्योंकि जो रिंकू का जो रिकॉर्ड था मर्डरर था और उसको कभी भी सजा हो सकती थी। और ये बात वो डायरेक्टली रिंकू के मुंह पर बोल देती थी कि आप मेरे घर मत आओ, आपको आपके ऊपर मुकदमा चला है, आपको कभी भी सजा हो सकता है, हम लोग इसमें फंस जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे और पुलिस हम लोग को परेशान करेगी। और ये बात रिंकू को बुरा लग गया और इसी का बदला लेने के लिए रिंकू ने हमारी दीदी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की, गोलियां बरसाई और जब मैंने इसकी विरोध की तो उसने हमको भी गोली मार दिया। फिर दोस्तों पुलिस इस केस का समझना आसान था क्योंकि चूंकि डायरेक्ट आरोपी का नाम सामने आ गया, उसका बाकायदा हुलिया मतलब अत्ता पत्ता हर एक चीज मिल गया। फिर जो पुलिस थी वो अशोक के घर गई तो कोई, सॉरी, रिंकू के घर गई तो कुछ पता चला नहीं। तो फिर अशोक से रिंकू का नंबर लेती है पुलिस और सोचती है कि इस नंबर के सहारे उसको कॉल ट्रेस करें कि कहाँ है नहीं है, कॉल डिटेल्स निकालते हैं, कुछ पता चलेगा। लेकिन जब दोस्तों पुलिस रिंकू के नंबर पर कॉल लगाती है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। फिर पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स निकालना शुरू करती है तो पता चलता है कि पिछला 10 महीना से उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। और फिर यहां पर भी पुलिस का हाथ खाली रह जाता है। फिर पुलिस अशोक के घर गई, लेकिन अब की बार पुलिस ने सोचा कि थोड़ा सा अपना जो जांच का तरीका इसको यूटर्न देते हैं। और पुलिस उस वक्त अशोक के घर पे गई तो सही, बट अशोक से पूछताछ की नहीं और उसी पड़ोसी से उसने पूछा तो जो पड़ोसी लोग थे वो बताएं, एक इसमें एक नई जानकारी आई। उन लोगों ने कहा कि देखिए ये लोग 2014 से यहाँ रह रहे हैं और इन लोगों के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे और ये लोग 2-3 साल तक काफी अच्छे से रहते थे। अशोक अपना ड्यूटी जाता था तो अपने पत्नी को छोड़ के जाता था, बाकायदे उधर से आता था, अपने बाइक से यहाँ पे अपने घर भी लाता था। लेकिन इधर 1-2 साल से इन लोग के बीच का रिश्ता थोड़ा कड़वाहट आ गया था। अपने खुद अकेले जाता था अशोक
और इसे जो कामना थी वो अपना अकेले जाती थी। और पुलिस को थोड़ा सा यहाँ से डाउट हुआ और फिर पुलिस अपना बिल्कुल ही जो जांच की करने का तरीका था चेंज कर देती। फिर पुलिस कामना और अशोक का मोबाइल डिटेल्स खंगालना शुरू कर देती है, कॉल हिस्ट्री निकालना शुरू कर देती है और तमाम कई एक बार इन लोगों का कॉल डिटेल्स निकाला जाता है, लेकिन कुछ पुलिस को हाथ लगती नहीं है। फिर पुलिस कोशिश करते रहती है, फिर अशोक की मोबाइल की बहुत ही सघन तरीके से जांच करती है और कॉल डिटेल्स निकालती है। तो उसमें बहुत सारे नंबर आए, लेकिन पुलिस को 2 नंबर पे डाउट। और चूंकि दोस्तों डाउट होने का कारण भी था कि उस नंबर से लगातार 2 साल से अशोक की काफी बातें होती थी, लेकिन मर्डर के दिन भी बात हुई थी उस नंबर पे, लेकिन मर्डर होने के बाद उस नंबर से कभी बातें नहीं हुई। उस नंबर पे कभी अशोक कॉल करता था तो कभी उधर से अगला आदमी कॉल करता था, लेकिन जब ये हत्या हुई उसके बाद से कोई नंबर से संपर्क नहीं हुआ। फिर पुलिस अशोक से पूछती है कि दोनों नंबर किसका है। तो जो अशोक था वो बहुत ही शालीनता से बोलता है कि ये जो दोनों नंबर है मेरे दोस्त का है। तो फिर पुलिस पूछता है कि ये दोनों दोस्त कौन है। एक बोलता है कि एक का नाम गौरव है और दूसरा का नाम जो दीपक है। फिर पूछता है पुलिस इन लोग का अता पता बताओ। फिर अशोक अता पता बताता है। पुलिस उसके घर जाती है, गौरव और दीपक के घर। तो वहां पर वो दोनों मिलते नहीं है। तो पुलिस उनके फैमिली को बता देती है कि आप बता देना है उन दोनों को कि आपके घर पुलिस आई थी और आपसे कुछ पूछना चाहती है, कुछ जानकारियां लेना चाहती है। और फिर दोस्तों 9 सितंबर 2019, जब मर्डर कब हुआ था 29 अगस्त को, लगभग मतलब 10 से 11 दिन के करीब ये लोग जाते हैं पुलिस में खुद से और बोलते हैं कि सर आप लोग हमको ढूंढ रहे थे। पुलिस बोलते हैं कि हाँ ढूंढ रहे थे। तो फिर बोला कि पुलिस जो प्रशासन था वो बोला कि ये अशोक कौन है। तो बोले मेरा बहुत अच्छा कलीग है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम लोग साथ में काम करते हैं। पुलिस बोला कि अच्छा ये बात है। तो हाँ सर ये बात है। तो फिर पुलिस ने कहा कि जब अशोक के साथ पिछले 10 से 11 दिन पहले इतनी बड़ी इंसिडेंट हो गई, आप लोग उसका एक बार हाल तक पूछने नहीं गए, ना ही कभी कॉल से बातें हुई। उधर लगातार आप 2 साल से बात करते थे, लेकिन उसके बाद कोई बात हुई नहीं और ना ही आप हॉस्पिटल गए और ना ही उसकी पत्नी के अंतिम संस्कार में आप लोग पहुंचे। किस बात के दोस्त हैं आप लोग, कैसा दोस्ती है। और फिर पुलिस की ये बात सुनते ही वो दोनों थोड़ा सा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि सर हम लोग उस वक्त घर पे थे नहीं, हम लोग बाहर। फिर जो पुलिस थी दीपक और गौरव की कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू कर देती है। जब पुलिस इन दोनों की कॉल डिटेल्स खंगालती है तो पुलिस पाती है कि ये लोग उस वक्त घर पे ही मौजूद थे, ना कि कहीं बाहर गए हुए। और पुलिस को यहाँ पे पूरा डाउट हो गया, यहाँ पे गेम है, ये तीनों के बीच में गेम है। फिर पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करने लगती है। फिर ये दोनों टूट जाते हैं और वो सारी बातें बक देते हैं और ना ही सच उगलते हैं, बल्कि कत्ल की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो कि एक के कत्ल करने के लिए किसी पहले दूसरे इंसान की कत्ल की है। फिर जो दीपक और गौरव से पुलिस पूछताछ की थी वो बाकायदा रिकॉर्ड पे मेंटेन की हुई थी। फिर पुलिस अशोक के पास जाती है, अशोक को डायरेक्ट उठाती है और बोलती है कि तुम्हारा काम अब जो है तमाम हो गया है। तुम्हारा जो दोस्त लोग थे वो अपना मुंह खोल दिए हैं और तुम अब बच नहीं सकते हो, बताओ माजरा क्या है। तो जो उसका पति था अशोक, वो हूबहू वही कहानी सुनाता है जो कि गौरव और दीपक ने सुनाया। दोस्तों ये जो कहानी पूरी थी आइए आपको हम सुनाते हैं। ये कहानी दोस्तों देखिए 2014 में ये लोग अशोक और कामना की शादी होती है। ये लोग काफी दिन तक
2014 से पहले लिविंग में थे, दोस्त भी थे, और फाइनली 2014 में कोर्ट मैरिज शादी भी करते हैं। और इन लोगों का रिश्ता काफी अच्छा खुशा चलता है। और शादी से लगभग 4 साल बाद, लगभग 2018 में अशोक के शक हुआ ना, उसका पत्नी का अफेयर किसी और लड़का के साथ। और ये बात जो था, उसके दोस्त लोगों ने भी बोला कि तुम्हारी पत्नी का चक्कर है एक दूसरे लड़का के साथ। और जो उसका पति था अशोक, वो इस चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया। जब उसने फॉलो किया तो देखा, उसको भी यकीन हो गया कि हाँ, मेरे पत्नी का नाजायज संबंध जो है किसी और लड़का या मर्द के साथ है। तो यहाँ पे जो अशोक था, वो डिसीजन लिया, जब वो फाइनली मतलब एकदम कंफर्म हो गया कि मेरी पत्नी का संबंध किसी और के साथ है, तो उसने जो डिसीजन लिया वो सोचा कि हम इसको तलाक नहीं देंगे, हम इसको डायरेक्ट अपने रास्ते से हटा देंगे और इसको सीधा मौत की घाट उतारे। और चूंकि दोस्तों ये जो अशोक था वो टीवी पढ़ा लिखा इंसान था, टीवी वगैरह न्यूज भी देखता था, सीरियल वगैरह आजकल अनेक सारी प्लेटफॉर्म है, वही सब देखते रहता था। और फिर प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता है। और फिर वो सोचता है कि कैसे मारे, कभी सोचता है कि जहर दे दे, कभी कुछ, लेकिन हर एक प्लानिंग बनाता फिर ड्रॉप करता। वो कत्ल करने से दोस्तों लगभग 1 साल तक, कत्ल करने से पहले 1 साल तक उसने पूरी प्लानिंग की थी कि कैसे मरना है। और अचानक दोस्तों एक दिन, हो सकता है कि शायद किसी सीरियल वगैरह से भी दिमाग लिया हो, अचानक दोस्तों एक दिन वो सोचता है कि अगर हम एक मुर्दा से किसी का कत्ल करवा दें तो पुलिस उस मुर्दा तक पहुंच नहीं सकती। अगर पहुंच भी गई तो उसका मुर्दा तो अपना मुंह खोलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो डेथ है, और ना ही और मेरा नाम लेगा, और हम सेफ रहेंगे। और दोस्तों देखिए, वो जो था ना अशोक, वो प्लानिंग इस तरीका से करता था कि पहले कत्ल करने से पहले ये चीज सोचता था कि हम अपने आप को सेफ कैसे रखें और पुलिस हमसे दूर दूर तक ना पहुंचे। और वो एक मुर्दे के जरिए अपने पत्नी की कत्ल कराने की साजिश रच लिया। वो सोचा कि एकदम अब सेफ रहे। और फिर उसने सोचा कि एक जीवित इंसान की कत्ल एक मुर्दा से करवाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। और फिर दोस्तों जो रिंकू था, इसका बुआ का लड़का, वो इसको दिमाग में आता है। और वो उत्तराखंड में ही रहता था। उसको कॉल करके बाकायदा अशोक अपने बर्थडे के दिन उसको कॉल करके बुलाता है और उसको बोलता है कि देखो, कब तक यहाँ तक टेम्प्रोरी जॉब करोगे। मैंने राजस्थान की सिकरी में कंपनी है, वहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए बात की हुई है, तुम चलो, वहीं पे तुम्हारी हम अच्छी जॉब लगा देते हैं, अपना अच्छा से कमाना। और जो रिंकू था वो तैयार हो जाता है। और फिर अशोक अपने बर्थडे के अगले दिन राजस्थान सिकरी के लिए निकल जाता है। और अशोक रिंकू को साथ में लेता है अपनी कार में, और अपने दो अन्य दोस्त जो दीपक और गौरव थे उनको लेता है। और ये लोग निकल पड़ते हैं राजस्थान। और फिर राजस्थान में ये लोग एंट्री ले लिए। और इधर ये लोग रास्ते में खूब शराब वगैरह के सेवन किए थे, और ये लोग पूरा ओवर ड्रिंक किया हुआ। और जो रिंकू था वो तो पहले से ही नशेड़ी ज्यादा था, वो भी पूरा ड्रिंक किया हुआ था। और फिर ये लोग शाम के समय हुए, इन लोग इन्हें एक सुनसान जगह चुना, और फिर रिंकू की इन तीनों ने मिलकर गला घोंट दिया। और फिर गला घोंटने के बाद ये लोग जंगल की तरफ अपनी कार ले गए और उसको सड़क के जंगल के किनारे फेंक दिया। दोस्तों वो लाश फेंकने के पहले ये लोग उसके शरीर से कपड़ा, जो उसके पास आइडेंटिटी के लिए जो भी कार्ड थी वो ले लिए। मतलब इस कदर ये लोग कत्ल किए कि ताकि ये पहचान ना हो पाए ये कौन है, कहाँ से है, क्या है। और एक एजे अज्ञात लाश की तरह ये लोग उसको वहां पे फेंक दिए। और फिर ये लोग वापस देहरादून आ गए। दोस्तों
गला घोंटने के बाद ये लोग उसको जंगल के आसपास फेंक दिए। और फिर 2-3 दिन के बाद पुलिस को, सिकरी पुलिस को वो लोग ग्रामीण फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे एक लाश है, बदबू आ रही है। फिर पुलिस आती है, उस लाश की बाकायदे सही तरीके से जांच नहीं करती है और उसको एज ए अज्ञात लाश के तौर पे वो साबित कर देती है। और दोस्त देखिए, अगर पुलिस वहाँ पे शायद उस लाश की अच्छी से जांच की होती तो शायद हो सकता था कि कामना की लाश ना होती, उसकी हत्याएं ना होती। दोस्तों देखिए, ये जो कत्ल थी कामना की, ये उस रिंकू के कत्ल के 10 महीने बाद हुई। और देखिए दोस्तों, अभी ये तीनों जेल में। ये कहानी दोस्तों एक मुर्दे से एक जीवित इंसान की मौत की सुपारी देने। बस फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा पूरा वीडियो देखिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।